एसआईआर को लेकर के सबसे ज्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपने देखा जब एसआईआर बिहार के अंदर हुआ तो बिहार में विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो आपने बिहार के अंदर देखा उसका कोई इंपैक्ट नहीं था एसआईआर का। ममता बनर्जी को काफ़ी टाइम हो गया और वहाँ पर ग्राउंड पर जो है लगातार आप जाएंगे तो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है और सत्ता विरोधी अगर ये चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे तो सरकार के लिए बेचैनी, ममता सरकार और टीएमसी के लिए परेशानी है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी लगातार इसका विरोध कर रही है तो वहीं बीजेपी टीएमसी पर हल्ला बोल रही है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी आखिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है। तो बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी हैं, उज्जवल मिश्रा जी हैं और अजीत प्रताप सिंह हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में हो रही है तो इस पर जो ममता बनर्जी और टीएमसी है उनकी तरफ से इतना विरोध क्यों? देखिए, ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार शुरू से विरोध कर रही हैं। जब बिहार में एसआईआर चलाया जा रहा था पूरे राज्य में तब भी वो विरोध कर रही थी और अब जबकि फरवरी मार्च में उनके यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो अब फिर से विरोध कर रही हैं, चूँकि अब उनके राज्य का मसला आ गया है। और कुल मिलाकर के आप देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं दिख रही हैं ग्राउंड पर, क्योंकि 26 लाख जो मतदाता हैं वो 2002 के लिस्ट में और अभी के लिस्ट में वो मिलान उनका ठीक से हो नहीं पा रहा है। अब समझ लीजिए 26 लाख है। इसके अलावे न्यू टाउन का एक मामला आया था जहां पर 2 लाख वोटर तो ऐसे कागज़ पर थे, वोटर लिस्ट में थे, तो 2000 वो मिल रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और दूसरी बात है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विरोध इसीलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब जो बांग्लादेशी जो हैं वोटर हैं, जो वहाँ रोहिंग्या बनकर रह रहे थे, पश्चिम बंगाल में आकर के अवैध तरीके से रह रहे थे, वो वोटर बन गए थे। वहाँ पर उन्होंने नागरिकता एक तरीके से हासिल कर ली थी और वो वोटर अगर या तो उनका नाम कट जाएगा या वापस वहाँ बांग्लादेश चले जाएंगे तो इसका घाटा जो है कुल मिलाकर के ममता बनर्जी सरकार को ही होगा, क्योंकि उनके कोर वोटर हैं। और इसीलिए परेशानी इसी बात को लेकर के है। आप बॉर्डर के इलाकों में देखिए लगातार भीड़ है। बाहर जाने पहले आने वालों की कतारें नहीं दिखती थी, क्योंकि वो चोरी छुपे आते थे और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है जो उनका राशन कार्ड बनवाता है, जो उनको उनका जो आधार कार्ड बनाया जाता है, उनको ज़मीन दिलाता है, उनको मकान दिलवाता है किराए पर, उनको नौकरी दिलवाता है। ये पूरा इकोसिस्टम है जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आते हैं। तो कुल मिलाकर के है कि इसी सब की वजह से टीएमसी जो है लगातार इसका विरोध कर रही है। और मुझे लगता है कि अभी ये चुनाव तक, आपको चुनाव के बाद भी लगातार चलता रहेगा। लेकिन ममता का उग्र रूप इस पर दिखा, वो केंद्र तक, यहाँ तक दिल्ली तक खिला देने की बात कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए और भी कई सारे मामले सामने आएंगे। देखिए उज्जवल जी, 26 लाख की जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है। वो एक राज्य की राजनीति बदल सकती है। 26 लाख ऐसी संख्या है, तो ये 26 लाख वोटर्स गए कहाँ? हिमांशी देखो, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि पश्चिम बंगाल में पहली बार वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हो, ऐसा नहीं है। चर्चा अभी हो रही है। जो लास्ट में 2002 वाला आप याद करो, उस टाइम पे भी मुझे लगता है शायद 28 लाख, अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो 28 लाख वोटर्स उस टाइम पे काटे गए थे। एसआईआर को लेकर के सबसे ज़्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपने देखा जब एसआईआर बिहार के अंदर हुआ तो बिहार में विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो आपने बिहार के अंदर देखा उसका कोई इंपैक्ट नहीं था एसआईआर का। अब क्योंकि बिहार में एसआईआर का इंपैक्ट नहीं हुआ है इसलिए बंगाल में भी नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बंगाल की परिस्थितियां बिहार की परिस्थितियों से बहुत अलग है। वो अलग कैसे है? आप देखो, बंगाल के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और जिन वोटर्स के नाम कटेंगे, जिनको घुसपैठिए बता करके उनके नाम काटे जाएंगे, जो हटेंगे, वो जो कोर वोट बैंक है वो ममता बनर्जी का और टीएमसी का वोट बैंक है, जो पहले सीपीएम का हुआ करता था। धीरे धीरे इसको ममता बनर्जी ने अपने में साधने की कोशिश की और वो इस पे बहुत सफल भी रही। उन्हें यह लग रहा है कि अगर इनमें से 8-10% भी वोट कट जाता है तो टीएमसी को बड़ा नंबर का नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि आप याद करो, पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ 12 सीटें बीजेपी ने जीतकर बंगाल के अंदर 38-38.5% का वोट बैंक
अपना दिखाया था, वोट परसेंट दिखाया था। तो बीजेपी मजबूत स्थिति में धीरे धीरे बंगाल में सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है, यानी ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। और उस लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया, और एसआईआर की प्रक्रिया में जाहिर सी बात है नाम उन्हीं के कटेंगे जो घुसपैठिए होंगे, जो उसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो उसके दायरे में नहीं आएंगे वो वही लोग होंगे जो टीएमसी के वोटर हैं, जिस पर टीएमसी का एक तरीके से ममता बनर्जी का कॉपीराइट है, ममता बनर्जी उसको क्लेम करती हैं कि ये मेरे वोटर हैं। तो वो परिस्थितियां मुझे लग रहा है इस वजह से जो पूरा घमासान आप देख रहे हो ना बंगाल के अंदर, इस वजह से ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं। इसलिए बिहार से बहुत अलग स्थितियां हैं बंगाल की, और इस वजह से पूरा कोहराम मचा है। बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि जब 2002 में हुआ था तब तो ममता बनर्जी ने स्वागत किया था, तब 28 लाख वोट कटे थे। तब स्वागत इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां सीपीएम के पाले में थी। ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम के वोट बैंक में खुद को बनाने की कोशिश की, और आज स्थितियां वहां पर अलग हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो मेन घमासान है वो सिर्फ उस वोट बैंक पर है जिसको लेकर के ममता बनर्जी क्लेम करती हैं, और वो उनसे छिटक जाएगा, वो लोग ही हट जाएंगे और बीजेपी मजबूत स्थिति में हो ही जाएगी। क्योंकि मतुआ समुदाय और तमाम ऐसे समुदाय हैं जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और वो बीजेपी के बड़े समर्थक हैं। उज्जवल जी ने मतुआ समाज की बात की। देखिए, मतुआ समाज ज़्यादातर लोग ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और 24 परगना ज़िले के आसपास कूच बिहार वहाँ पर रहते हैं, और बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं जिनके पास नागरिकता या ज़रूरी कागजात नहीं है। उस वजह से ये बीजेपी पर निर्भर रहते थे। लेकिन इस बार ममता बनर्जी आप देखिए तो 24 परगना ज़िले में पिछले 3 दिन से लगातार मार्च किया उन्होंने। 3 किलोमीटर पैदल मार्च किया, और एक तरह से ललकारा उन्होंने बीजेपी को कि यदि किसी का नाम कटेगा तो मैं पूरा बीजेपी की नींव हिला दूंगी। तो एक तरह से मतुआ समाज का समर्थन पाने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश से सिर्फ हिंदू ही पलायन नहीं हुए। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश में लगभग 22% हिंदू थे, अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज़, लेकिन आज ये संख्या 8% रह गई। तो ये लोग इंडिया में चले आए, चूँकि बॉर्डर ज़्यादा आसानी से लोग, और काफ़ी मुस्लिम, रोहिंग्या ये सब चले आते हैं। तो मतुआ समाज एक ऐसी संख्या है जो 40 सीटों पर अपना प्रभुत्व रखती है, 40 सीटों पर हार जीत तय करती है। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मतुआ समाज कभी बीजेपी को वोट देता है, कभी टीएमसी को वोट देता है। दूसरी बात कि न सिर्फ हिंदुओं का पलायन हुआ बल्कि काफ़ी संख्या में मुस्लिम और रोहिंग्या ये भी घुसपैठ करके चले आते हैं। तो उसमें से काफ़ी क्या हुआ कि हमने देखा कि वापस जा रहे हैं। तो ये दोनों कोर वोटर, अब टीएमसी अपने पाले की है, उसका कोर वोटर है, तो वो चाहती है कि इससे नुकसान उनका ही होगा। और दूसरी अहम सबसे बात कि जो चुनाव आयोग ने कल कही है कि 26 लाख वोटर जो 2002 की लिस्ट थी उससे मेल नहीं खाते, यानी ये अवैध रूप से बने हुए हैं और इनका नाम कट सकता है। तो ये चीज़ ममता बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में अगर उनका वोटर अगर नहीं देगा वोट उनको, तो फिर हार जीत के लिए जो है बड़ा जोर लगाना पड़ेगा एडी चोटी का। क्योंकि बीजेपी भी लास्ट में चलकर पोलराइज करने की कोशिश करती है, और हो सकता है कि इस बार चूँकि 15 साल का उनका शासन भी है, उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही, चूँकि भ्रष्टाचार के कई मामले आए, उनके मंत्री तक जेल में हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया की बरामदगी हुई है। तो इस वजह से इस बार बहुत कठिन चुनाव है ममता बनर्जी के लिए, और इसीलिए वो चाहती हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, एसआईआर जो है 3 साल लगते हैं, आप 2 महीने में 3 महीने में कैसे कर रहे हैं। तो ये उनके लिए एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो उसका विरोध कर रही हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी को काफ़ी टाइम हो गया, और वहाँ पर ग्राउंड पर जो है लगातार आप जाएंगे तो वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है, और सत्ता विरोधी अगर ये चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे तो सरकार के लिए बेचैनी, ममता सरकार और टीएमसी के लिए परेशानी है। और दूसरी बात है कि ये जितने सीमा पार जा रहे हैं, मतलब बंगाल छोड़ कर के जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, चाहे जहाँ से भी वो आए हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये सारे अगर वोटर थे तो आप यकीन मानिए कि ये कोर वोटर जो है टीएमसी के ही थे, क्योंकि ये बीजेपी के वोटर हो नहीं सकते। दूसरी बात है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में अलग अलग ज़िलों का अलग अलग समीकरण है।
लेकिन कुल मिलाकर के आप देखिए बंगाल में तो इस बार जो है बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है। फरवरी मार्च में चुनाव वहाँ पर होने हैं और 2 महीने का समय जो होता है वो चुनाव आयोग हालांकि बिहार में किया, और बिहार में आप एक भी गलतियाँ नहीं हुई। तमाम सवाल उठे कि इसका नाम कट गया, उनका नाम कट गया, इतने लोग का, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव का नाम कटने की भी बात हुई। शाम को फिर क्या हुआ, सबने देखा कि उनका नाम कटा ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे समझो, देखो जब 2002 में SIR हुआ था, ममता बनर्जी ने समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने जब समर्थन किया तो उसका बहुत बड़ा फायदा ममता बनर्जी की पार्टी को मिला, और ममता बनर्जी को वो वोट बैंक सिंपैथी के रूप में मिला क्योंकि अवैध नाम हटाए थे। बीजेपी ठीक उसी लीक पर है, वही सिंपैथी इस बार अगर SIR से अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे तो वो बड़ी सिंपैथी जिन पर पश्चिम बंगाल के लोगों का हक है, और अब जब अवैध वोटर्स के नाम उससे कट जाएंगे तो वो हक उस जगह वहां के जो बंगाल में लोग रहते हैं उनके लिए आएगा। तो वो मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार है, और इसीलिए ममता बनर्जी कतई नहीं चाहती हैं कि वो जितने ये नाम हैं जो उनके वोट बैंक हैं इस पर नाम कटे, और ये हर एक नागरिक के लिए एक चुनौती वाला वो है कि उसका नाम। और मथुआ सर जिसकी बात कर रहे थे, मथुआ समुदाय को आप ऐसे समझो जैसे हम कहते हैं ना रोहिंग्या, और वो आगे तो घुसपैठिए हुए, और जो हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर थे वो जब इधर आए तो वो शरणार्थी कहे गए। लोग इधर ही आए लेकिन हिंदू आए तो शरणार्थी हुए, और जो रोहिंग्या और सारे लोग आए अवैध मुस्लिम वो घुसपैठिए हमने उनको बोला। क्यों? क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी हमारे देश में है और लगातार जो अपने अधिकारों से वंचित थे उनको यहाँ पर दिलाने का काम किया। लेकिन ममता बनर्जी ने शुरुआत तो सही की, धीरे धीरे उस लीग पर आ गई कि वो सिर्फ एक मुस्लिमों की पार्टी बन गई, वो अवैध घुसपैठियों की पार्टी बन गई, और धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करना शुरू किया। और सर मुझे लग रहा है आप तो बेहतर बता पाओगे कि हिंदुओं का वहां पर क्या हाल हुआ बंगाल के अंदर, वो एक बड़ा वजह बना। देखो एक और बड़ी वजह है, चूंकि 15 साल का शासन हो गया है ममता बनर्जी का, तो उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब चाहती ममता बनर्जी कि जो उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है तो मुद्दे पर चुनाव ना हो। SIR इसीलिए उन्होंने जो है मुद्दा उठा दिया है कि इसी पे अगर लड़ते रहेंगे दोनों पार्टियां बीजेपी और TMC तो जो उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है वो नहीं दिखेगी। हाँ। मेरा इसी पर आपसे सवाल है कि SIR राहुल गांधी बिहार में ट्राई कर चुके हैं और उनका मुद्दा फ्लॉप रहा, तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी वही मुद्दा लेके जा रही हैं? वोट चोरी हालांकि उसकी बात नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर SIR सेम मुद्दा है जो बिहार में फ्लॉप हुआ है, और बिहार के कई ज़िलों में बंगाल का कल्चर है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर से आते हैं, तो हमारे यहाँ भी दुर्गा पूजा उतना ही होता है जितना बंगाल में होता है। हर चौक चौराहे पर आपको दुर्गा पूजा और बहुत सारी चीज़ें, काली पूजा, दीपावली के आसपास जो काली पूजा है वो भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है। तो क्या बिहार का जो मतलब SIR पर जो मतलब क्या बोले उनको, वो सारा हिसाब किताब जो गया है वो ममता बनर्जी के लिए भी वैसा ही होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए चूंकि बिहार में NDA सत्ता में था और विपक्ष विरोध में था, बंगाल में ममता सत्ता में है, BJP विरोध में है, तो ये विपक्ष के खिलाफ जा रहा है ना। अगर मुद्दा नहीं उठाया गया, सही मुद्दा नहीं उठाया गया, सिर्फ SIR पे ही चर्चा चलती रही पूरे चुनाव, तो फिर जो है उसमें ममता का नुकसान नहीं होगा। उन सत्ता विरोधी बीजेपी की कई सारी रैली अभी हुई है पश्चिम बंगाल में, और हमने उसमें देखा है उनके बड़े नेता वहाँ यही कह रहे हैं, जो एग्जैक्टली उज्ज्वल अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो आपका हक है, आपका हिस्सा है, वो बाहर से लोग लेके आ रहे हैं और वो आपका हिस्सा, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके हिस्से की नौकरी बेची जा रही है, पैसे में खरीदी बिक्री हो रही है सरकारी नौकरी की। तो बीजेपी तमाम भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे भी उठा रही है जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी उस मुद्दे पर तो रहना चाहती नहीं है, लेकिन अगर ममता बनर्जी उसी पिच पर खेलना चाह रही है, लेकिन बीजेपी के पास ये डबल ऑप्शन है कि वो विकास की भी बात करे, ममता सरकार की कमियों की भी बात करेगी, स्वाभाविक तौर पे कर भी रही है, और ये सब कुल मिलाकर के लग रहा है कि इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? देखिए बीजेपी ये सब कर रही है, ममता नहीं कर रही है। ममता सिर्फ स्टिक है SIR पे, क्योंकि वो जानती है अगर हम विकास पे और उस पे गए तो फिर उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दिखनी शुरू हो जाएगी।
इसीलिए ममता स्टिक है SIR और मुझे पे। लग रहा है ममता स्टिक है एसआईआर पे, बीजेपी एसआईआर पे इतना स्टिक क्यों नहीं है? क्योंकि एसआईआर का फायदा बीजेपी को सर देखिए मिलना ही मिलना है। ये आप तय मानिए, जो अवैध घुसपैठियों के नाम हटेंगे वो जाहिर तौर पर मतलब राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाला इंसान ये समझ सकता है कि अगर जिनके नाम हट रहे हैं वो कौन लोग हैं, और जो लोगों के नाम हट जाएंगे फिर जो बचेंगे तो उनमें किसके वोट बैंक को डैमेज होगा। जाहिर सी टीएमसी के वोट बैंक को डैमेज होगा। तो ममता बनर्जी इसीलिए इतना आपाधापी में है कि अगर ऐसा हो गया, मतलब वो एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद, कोर्ट की मंजूरी की बात है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि अगर मैं कुछ भी नाम बचा पाई, 10% भी अगर नाम बचा लिए मैंने, तो वो 10% तो कम से कम नहीं छिटकेगा। ये उसकी पूरी जो जुगलबंदगी है वो कवायद चल रही है। ये मतलब बीजेपी ने तो कहना शुरू कर दिया है कि ममता को बताने के लिए कुछ नहीं है कि 15 साल में उनकी सरकार ने किया क्या, सिवा भ्रष्टाचार और सिवा तुष्टीकरण के। बीजेपी लगातार कह रही है अपने कार्यक्रम में, पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है उसने पिच तय कर लिया है कि अब हमको इसी मुद्दे पर ममता को घेरना है, और ममता ने भी फिक्स कर लिया है? सर देखिए, बिहार में तो सर आप भी सबने देखा ही, बिहार का भी चुनाव बिहार में रहा। बीजेपी के लिए सर उसकी, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, बीजेपी का जो सर सिस्टम बिहार में मुझे बहुत डीप समझ में आया। बीजेपी की पूरी लाइन सेट है आज या अभी। आप समझ रहे हैं कि बीजेपी बोल रही है, ये कर रही, बंगाल में कैसे चुनाव होना है, कैसे चुनाव प्रचार करना है, कहाँ किस कैंडिडेट को कैसे जातीय समीकरण, कहाँ किस मुद्दे पर साधना है, किसकी कैसे रैलियां होंगी और किस मुद्दे को हाईलाइट करना है। आप बिहार में देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों ने तमाम बार कहा कि बताइए, प्रधानमंत्री कट्टा जैसे शब्द का यूज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शब्द का, वो प्रधानमंत्री जंगल राज शब्द का यूज कर रहे हैं। उसका कितना इंपैक्ट हुआ बिहार में आप ये देखो। लोगों ने कहा कि बताइए, प्रधानमंत्री अंगोछा गमछा लेकर के उड़ा रहे हैं, उसका कितना इंपैक्ट हुआ बिहार में। महिलाओं ने वोट दिया एनडीए को, ये दिखा एकदम, चुनाव के दिन भी दिखा, वोटिंग के दिन भी दिखा। प्रधानमंत्री ने शुरू कैसे किया था कि देखिए मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। सबसे तो ये सब अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दा उठाते हैं और उसको इतना अंदर तक ले जाते हैं कि इसका फर्क पड़ता है। बात जब कट्टे की कर रहे हैं तो अब आरजेडी उस कट्टा गाने वाले गायक को ढूंढ रही है, और लीगल और डैमेज कंट्रोल के लिए उसको लीगल नोटिस भेजा जाएगा या भेजा जा रहा है। नहीं, उन्हें करना पड़ेगा भाई, डैमेज किया है उनके वोट बैंक को, इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसे ऐसे गाने उस चुनाव के टाइम पे निकले हैं जो लोगों की जुबान पर चलते थे और आते जाते लोग उसको गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मंचों से चल रहा है। उसने डैमेज किया आपके वोट बैंक को, ये आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने एक और चर्चा उस समय, अब गमछे की बात हुई है तो एक और बात बताऊं, जो गमछा लहराने का हमारा मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने लहराया, तो आमतौर पे ईस्टर्न यूपी और बिहार में आप देखिएगा कि गमछा पहन के मतलब किसानों से जुड़ा हुआ है, और इंटेलेक्चुअल भी है वहाँ पर। तो अगर वो कुर्ता पजामा पहनते हैं तो गमछा लगाते हैं। जैसे आपने आरजेडी के नेता इनको भी देखा होगा, जो उनके जो राज्यसभा सांसद थे, नहीं संजय यादव नहीं, एक झा साहब थे, मनोज झा, तो वो हमेशा गले में लगा के रखते हैं। एक स्टाइल भी है, ख़ास तौर से जो मिथिला के क्षेत्र में है तो वहाँ पाग है, और बीच के जो इलाके हैं वहाँ पर गमछा गर्दन में लगा के थोड़ा फैंसी सोफियाना रहता है। सर गमछा इस पूरे देश में और भारतीय कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गमछे का यूज़ देखो क्या क्या कर सकते हो। वो गमछा आप तौलिया बना सकते हो, वो गमछा आप रुमाल बना सकते हो, वो गमछा आप किसी झोला बना सकते हो, वो गमछा आपकी पकड़ बन सकती है, किसी चीज़ में बांध दिया आपने पकड़। मैंने कई ऐसे गांव पगडंडियों में सर उस गमछे से बाइक ढकेलते हुए लोगों को देखा, एक बाइक से दूसरी बाइक में गमछा बांध दिया जिसमें पेट्रोल नहीं है और आगे वाली बाइक लेके चली जा रही है। गमछा से बात आई तो एक और आपको बात बता, चाहो वहां पेड़ के नीचे बिछाया, बिस्तर बना लिया। उस गमछे की इतनी यूज है, और आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक उस गमछे की कितनी प्रासंगिकता है आप इस देश में देखिए। हर जगह अलग अलग टाइप का गमछा चलता है। बात चर्चा चली है तो एक छोटा सा एक और उदाहरण बता देता हूँ। हरियाणा में गमछा कल्चर नहीं है, आमतौर पे वो दूसरे शॉल कल्चर है। दूसरा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले, उन्होंने मफलर लगाया, पूरा चुनाव जीत गए, कई बार मफलर लगाते रहे, और हरियाणा में कोई कल्चर नहीं है। और लोगों को बाद में समझ आया कि वो मफलर लगाया था उन्होंने बिहार के और जो पूरबिया वोटर हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए, और उसमें वो काफ़ी सफल भी रहे। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आपने कई चुनाव देखे, कवर किए सर। जैसे बिहार में था कि छोटी छोटी रीजनल पार्टीज थी, जैसे मेन तो फाइट जो थी एनडीए महागठबंधन के बीच थी, फिर जनसुराज भी आया, छोटी छोटी एलजेपी और ये सारी पार्टियां आई।
आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, ओवैसी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। क्या बिहार में अगर जैसे आम आदमी पार्टी कूदती है मैदान में, ओवैसी की पार्टी मैदान में जाती है, वो कैंडिडेट खड़े करती है, तो इसका फ़ायदा और नुकसान किसे होने वाला है बंगाल के अंदर? जी देखिए, मोटे तौर पर खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा दिख रहा है कि पूरे देश में सत्ता और विपक्ष बस दो ही धड़ बचे रह गए हैं। या तो आप विपक्ष में साथ में हैं, जो कि इंडिया गठबंधन कहा जाता है, या तो आप एनडीए में हैं। यदि एनडीए के बाहर हैं और इंडिया गठबंधन के बाहर हैं तो आपकी प्रासंगिकता कहीं भी जो है बहुत कम रह गई है। एक आध राज्य छोड़ दीजिए, वोट जो है कटवा भी नहीं बनेगी। वोट कट कहाँ इस बार जो है, मतलब ऐसा लग रहा था चुनाव के पहले की जन स्वराज ने बहुत मतलब जिस तरह उनके भीड़ दिखी थी, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी जो है असर डालेंगे, लेकिन मतलब कहीं दिखाई ही नहीं पड़े मतलब ये चौंकाने वाला रिजल्ट था। यूपी में आप देख लीजिए, बहुत भारी से पार्टियां हैं। AIM का बिहार में स्ट्राइक रेट अच्छा रहा वो सर। हर जगह सीमांचल में एक ऐसा बेल्ट है, वहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा हैं। पिछले चुनाव में भी देखिए 5 सीट उनकी आई थी और इसी वजह से आरजेडी सत्ता में नहीं आई थी। यदि आरजेडी उनके साथ पिछली बार लड़ी होती तो एनडीए की सरकार नहीं आती। इस बार भी 5 से सीट आई है, वो आती है, वो ऐसी तो बेल्ट ओवैसी ने अगर वहाँ उतारे तो ममता टीएमसी को डेंट करेंगे? नहीं करेंगे। ओवैसी का सिर्फ जो है इन्फ्लुएंस हैदराबाद में है, सीमांचल में है बिहार के, एक आध सीट गुजरात की है, एक आध सीट यूपी की निकलेगी, विधानसभा सीट। सर, अब बंगाल की बात हुई है तो ये भी बता ही दीजिए कि अगर बंगाल में ओवैसी जाते हैं तो बिहार में भी तो ऐसा ही हम लोग क्या बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन 5 सीट ले आए। पहली बार चुनाव लड़े थे उस 2020 के चुनाव लड़े थे तो उसमें भी 5 सीट थी, इस बार 6 सीट है। 2020 की ही बात कर रहा हूँ। तो कहीं बंगाल में, अगर बंगाल में शुरुआत होती है, अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर प्रभाव तो डालेंगे ही। लेकिन जो आपका माइनॉरिटी वोटर है, खास करके पश्चिम बंगाल में, वो पूरा का पूरा ब्लॉक ममता को पड़ता है, टीएमसी को पड़ता है, और इसीलिए ममता चुनाव वहाँ जीतती हैं। आप देखिए, कांग्रेस पूरी ख़त्म हो गई पश्चिम बंगाल से, लेफ्ट पूरा सीपीआई सीपीएम सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब सिर्फ जो है टीएमसी बची है और सारे माइनॉरिटीज़ के लोग, खास करके मुस्लिम, वो सिर्फ 30% ब्लॉक उनके पास जाता है। ये कुछ महिला वोटर ममता बनर्जी के हैं। इसी तरह से मतलब पिछले कुछ चुनाव का जो ट्रेंड रहा है, ओवैसी वगैरह का अभी बहुत कुछ नहीं है। सीमांचल में है, सीमांचल में मैंने बताया कि पिछले साल भी चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती, इस बार 6 सीट जीतेगा, इतना ही सीट जीतता रहेगा। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एसआईआर को लेकर राज्य में लगातार बवाल मचा हुआ है। टीएमसी लगातार इसका विरोध कर रही है। अब देखना ये होगा कि आगे इस पर और क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।